हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के एसएसटी बुक से चैप्टर नंबर 6। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। Grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses, grass-like plants and scattering of trees. Grasslands are found in the areas scanty rainfall with varying temperature condition. On the basis of climatic conditions, they can be divided into two groups. Number one, tropical grasslands. They are located between the equatorial forest and hot desert in both the hemisphere. These grasslands receive about 100 centimeter rainfall. The grasses of these regions are very rough, thick and tall. Compos in Brazil are typical example of these forests. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रासलैंड को हम घास के मैदान भी बोल सकते हैं। तो घास के मैदान ऐसे क्षेत्र हैं जहां वनस्पति में घास या घास जैसे पौधे और जो बिखरे हुए पेड़ होते हैं। घास के मैदान अलग अलग तापमान स्थितियों के साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उन्हें हम दो समूहों में विभाजित करते हैं। तो जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे हिंदी में हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, ये दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखीय जंगलों, कर्क रेखा और गर्म रेगिस्तानों के बीच स्थित है। इन घास के मैदानों में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की घास बहुत खुरदरी और मोटी और लंबी भी होती है। जैसे कि ब्राज़ील में जो कैंपोस होता है वो इन जंगलों का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड्स. These grasslands are located in the temperate zone and in the interior part of the continent. These grasslands receive about 25 to 75 centimeter rainfall. They sometimes receive snowfall also. The grasses of these regions are short and soft. They are known by different name in different areas. For example, pampas in South America, downs Australia and veld South Africa. तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उसे शीतोष्ण घास के मैदान हम कह सकते हैं। तो ये घास के मैदान जो है शीतोष्ण क्षेत्र और आंतरिक भाग में स्थित है। महाद्वीप के जो कुछ हिस्से में ये घास मैदान लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। कभी कभी बर्फबारी भी होती है। इन क्षेत्रों की घास छोटी और मुलायम होती है। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो पैम्पास है वो आपका दक्षिण अमेरिका का है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का और वेड जो है दक्षिण अमेरिका का है। तो नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट्स. A vast areas which has less vegetation due to very scanty rainfall is commonly known as desert. On the basis of difference in temperature, desert can be categorized into two groups, namely hot deserts. These are mostly located on the western margins of the continents where temperature remains very high throughout the year. Some important hot desert of the world are the Sahara Desert, Africa, the Thar Desert, India, and the Atacama, South America. Cactus, shrubs, and bushes are the common vegetation of this area. Cold desert. The cold deserts are mostly found around the polar region where temperature remains below freezing point for the major part of the year. The common vegetation is comprises of mosses, lichens, etc. The main areas are north part of Siberia, Russia and northern part of Canada. तो डेजर्ट, जिसे कि हम रेगिस्तान कहते हैं, एक विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत कम वर्षा के कारण कम वनस्पति होती है। आमतौर पर रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तापमान में अंतर के आधार पर रेगिस्तानों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि हॉट डेजर्ट, जिसे हम गर्म रेगिस्तान कहते हैं। यह ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहाँ पूरे साल तापमान बहुत अधिक रहता है। दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण गर्म रेगिस्तान जैसे कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, और जो आपका गर्म रेगिस्तान भारत, अटकामा दक्षिण अमेरिका है। तो कैक्टस और झाड़ियाँ आम है इस क्षेत्र की वनस्पति में। दूसरा हमारा है कोल्ड डेजर्ट, तो इसे हम ठंडे रेगिस्तान कह सकते हैं। ठंडे रेगिस्तान ज़्यादातर ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ तापमान वर्ष के अधिकांश भाग के लिए हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। आम वनस्पति में द्रव्यमान, लाइकेन आदि शामिल होते हैं। मुख्य क्षेत्र जैसे साइबेरिया,
ये रूस का उत्तरी भाग और कनाडा का उत्तरी भाग है। तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज़ कॉमन इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ हाई लैटिट्यूड। तो ये एक अन्य प्रकार की वनस्पति है जो उच्च अक्षांशों के महाद्वीप अंदरूनी भागों में भी आम है। As high altitude area of Asia, Europe, North America, South America and New Zealand are known as taiga. These are also known as coniferous forest because they mainly have cone-bearing trees. The trees are also conical in shape and have very soft wood. They have needle-shaped leaves. The coniferous forests are more uniform and consist of pure stand of a few species. The main trees are pine, fir, larch, etc. तो जो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और न्यूजीलैंड के जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों को हम टैगा के रूप में जानते हैं। तो इन्हें शंकुधारी वन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनमें मुख्य रूप से शंकु वाले पेड़ होते हैं। ये जो हमारा जो कोनिकल शेप होता है उसे हम शंकु कहते हैं। तो पेड़ आकार में एल्बो शंकवार होते हैं और उनकी लकड़ी बहुत नरम होती है। उनके पास सुई के आकार की पत्तियां होती हैं। शंकुधारी वन अधिक समरूप होते हैं और उनमें कुछ प्रजातियों के शुद्ध स्टैंड होते हैं। मुख्य पेड़ हैं हमारे माइन से लेकर स्प्रूस लैंड तक। नेक्स्ट है हमारा द एनिमल किंगडम। एज मैंशनड अर्लियर, अलॉन्ग विथ प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो लिव इन द बायोस्फीयर. These can be bird, insects, or animals. The animals vary from place to place because of the variation in the natural environment. The equatorial region receives heavy rainfall and the temperature is also high. With the result, tall and thick trees thrive here. As such, the forest in this region provide thick vegetation cover. This makes it possible to have a large variety of animal here. The common animal found here are different types of monkeys, elephant, crocodile and insect eating animal like snake etc. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पौधों के साथ साथ जीव जंतु भी जीव मंडल में रहते हैं। ये पक्षी, कीड़े या जानवर हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भिन्नता के कारण जानवर अलग अलग होते हैं। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और तापमान भी अधिक होता है, यहाँ पे नतीजन ऊंचे और घने पेड़ उगते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के जंगल जो है घने वनस्पति आवरण प्रदान करते हैं। तो इससे यहाँ के जानवरों की एक बड़ी विविधता संभव हो पाती है। यहाँ पाए जाने वाले आम जानवर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बंदर, हाथी, मगरमच्छ, कीड़े खाने वाले जानवर और सांप इत्यादि। In the grassland, the number of animals is less as compared to the equatorial forest because of less vegetation. The common animals are lion, cheetah, leopard, deer, rabbit, etc. In the polar region, the animals have thick fur on their body to protect them from the extreme cold. The common animal found here are penguin, polar bear, yak, fox, etc. घास के मैदानों में जो वनस्पति कम होने के कारण जो भूमध्य रेखीय जंगल की तुलना में जानवरों की संख्या कम है। आम जानवर जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, हिरन, खरगोश आदि हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में जानवरों के शरीर पर जो मोटी फर होती है तो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। तो यहाँ पाए जाने वाले आम जानवर जैसे कि पेंगुइन, ध्रुवीय भालू या लोमड़ी आदि हैं। Human impact on the ecosystem. Due to the rapid increase in population of the world, the areas under the forest are fast decreasing. Man has cleared forest for the sake of agriculture, habitation, and the expansion of industries. As a result, the ecological balance is highly disturbed all over the world. This is having a far-reaching effect on the human being in the wildlife community. A few species like tiger, lion, etc. are already facing the danger of extinction. The pollution level in different countries is rising alarmingly and there is a considerable rise in the global temperature. A few glaciers have also started melting in the polar ice cap. जो दुनिया की आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण वनों के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र जो तेजी से कम हो रही है। जो मनुष्य ने कृषि, आवास और उद्योगों के विस्तार के लिए जंगल को साफ करना शुरू कर दिया है, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि पूरे विश्व में जो पारिस्थितिक संतुलन बहुत गड़बड़ा गया है। इसका मानव पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है।
जो वन्य जीव समुदाय जैसे कि बाघ, शेर आदि कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त होने के खतरे पर है और विभिन्न देशों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है और वैश्विक तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। कुछ तो ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ टोपियों भी पिघलने लगे हैं। It's a high time that man should realize his mistake and stop tampering with the nature. In order to maintain the ecological balance, afforestation should be taken up on a large scale. Hunting of animals should be strictly banned for the preservation of different animal species. The government has set up wildlife sanctuaries, national park, and biosphere reserve. These are a few measures to maintain ecological balance of the environment. Many non-governmental organizations have also come forward to help the इन प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ अब क्या है कि इट्स अ हाई टाइम, अब समय आ गया है कि मनुष्य अपनी गलतियों को समझे और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे, जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सके और जो वनीकरण को बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। जानवरों की हत्या जो होती है उस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। विभिन्न जो पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। पर्यावरण के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये कुछ उपाय हैं। कई जो है माननीय सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार के पशु प्रजातियों की रक्षा करने में मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो आज यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।